गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हम सबको सुनाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या है? गुड इवनिंग सर। ओके। ओके, कल की क्लास जो थी कुछ वजह से आप लोग आर्यन एंड सत्यम जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे। सो तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करें। तो एक बार सिर्फ बता दो आप लोग कि जब अभी स्टार्ट करें तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करवा दें, मतलब समअप कर दें as a topic, that is chapter number 5 of CRPC, that deals with the arrest of person. एक बार समअप कर दें। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा करेंगे हम, क्योंकि कल भी इंटरप्शन हो गया था। आर्यन आप बताओ। है ना? आर्यन काइंडली कमेंट। हम आगे बढ़ जाए या फिर इसमें कुछ बताएं आप लोगों को इसी टॉपिक को? यस सर। गुड इवनिंग सर। ओके। तो आप लोग है ना, लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने देखा कि श्रुति, आर्यन सब एब्सेंट थे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ मेजर मेजर बातें को मैं डिस्कस करूंगा इसमें, और आप लोग डायरेक्ट से देखेंगे। ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी। सो चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो चैप्टर 5 जो है हमारा, ये जो सीआरपीसी का है, कहाँ का है? सीआरपीसी का है। और अंदर बीएनएस की अगर बात करें हम लोग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो वहां भी ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 में ही है। सीआरपीसी में भी चैप्टर 5 में है। और अंडर दी बीएनएसएस जो अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहां भी जो अरेस्ट ऑफ पर्सन जो हमारा चैप्टर है सीआरपीसी का, वो जो है चैप्टर 5 में डील किया गया है ना? तो बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन आए कहीं भी, तो आप ये बता सकते हो कि चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस डील्स विद द चैप्टर अरेस्ट ऑफ पर्सन, and the same chapter dealt under CRPC also. सेम चैप्टर, चैप्टर 5 में जो है सीआरपीसी में भी डील किया गया है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सीआरपीसी में जो हम लोग प्रोविजन है वो स्टार्ट होता है 41 से। मतलब अगर हम लोग बीएनएसएस की बात करेंगे, तो ये जो हमारा प्रोविजन है कि पुलिस ऑफिसर कब या कौन से सर्कमस्टांसेस में किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 35 अंडर दी बीएनएसएस। बीएनएसएस, ठीक है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जब आप देखोगे, 5 जो है डील करता है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड दैट द सेम प्रोविजन इज देयर अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है ना? अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी। सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, आप लोगों से मैंने पहले भी बात किया था सेक्शन 41 के बारे में, है ना? कि सेक्शन 41 ऐसा प्रोविजन है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो वो कौन से ग्राउंड है या वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि बिना वारंट के and without the order of magistrate, a police officer has power to arrest any person without warrant, है ना? तो the first point under section 41 सब clause 1, वो ये बात करता है कि any police officer may without magistrate and without warrant of arrest any person with in the presence of a police officer someone has committed a cognizable offense। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें ये बात करता है, जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि who commits in the presence of a police officer a cognizable offense, यानी कि that is the first scenario where police officer has power to arrest any person without warrant, when any person has committed a cognizable offense, and such commitment is done under the presence of in the presence of the पुलिस ऑफिसर, है ना? कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कमिट होता है, तो
वैसे सर्कमस्टांसेस में पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो उसको विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में हमको बताना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि दूसरा सर्कमस्टांसेस या पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो क्या है, ऐसे पनिशेबल केसेस जहां पे पनिशमेंट क्या है, 7 साल या 7 साल से कम है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सर्कमस्टांसेस है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर जो है किसी को भी विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। तो पहला तो ये हो गया हमारा कि इन दी प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। दूसरा कंडीशन है कि कोई ऐसा कॉग्निटिबल ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है अप टू दी 7 years of imprisonment. In that situation, police officer has a right to arrest such person without warrant. ठीक है ना? That is mentioned under clause B of section 41. है? आप लोग लिख सकते हो and against whom or whosoever complaint है क्योंकि अगर किसी के अगेंस्ट जो है रिजनेबल कंप्लेंट जो है किया गया है और एंटीक्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड या आपसे कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है रिसीव किया गया है ना। किसको रिसीव हुआ है, पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुआ है और या फिर ऐसा रिजनेबल सस्पिशन पुलिस को एग्जिस्ट करता है पुलिस के माइंड में कि वो व्यक्ति जो है कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल कितने साल तक के लिए है, दैट इज पनिशेबल अप 7 years। ऐसे सर्कमस्टांसेस में पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, ठीक है। तो जैसे अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करती है विदाउट वारंट तो पुलिस ऑफिसर हैज टू सेटिस्फाई समथिंग, है ना, उसको कुछ चीजों को सेटिस्फाई करना होगा बिफोर दी अरेस्ट, ठीक है ना, तभी वो अरेस्ट करेगी या तभी वो सेक्शन 41 में मूव करेगा पुलिस ऑफिसर या उसको यूज करेगा। व्हाट आर दोस कंडीशन, वो कंडीशंस क्या है वो हमारा बताता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हमारी कंडीशन क्या है, आप पुलिस ऑफिसर reason to believe on the basis of such complaint information and suspicion इट मीन्स कि पुलिस ऑफिसर को ये भरोसा होना चाहिए उस कंप्लेंट के बेसिस पे, वो सस्पिशन के बेसिस पे कि फलना एंड फलना आदमी जो भी है, जो भी एक्यूज्ड है कि उसने कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना होगा कि अगर वो सेक्शन 41 में मूव कर रहा है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट जो है नेसेसरी था, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि वो क्यों नेसेसरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है क्योंकि अगर वो अरेस्ट नहीं करेगा तो इसकी संभावना है कि वो फर्दर कोई ऑफेंस को कमिट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 41 को यूज करते हुए पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। दूसरा रीजन क्या है, टू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, कि अगर पुलिस ऑफिसर एक्यूज को अरेस्ट नहीं करेगी तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये भी चीज उसको नेसेसरी प्रूव करना होगा जो कि हेल्प करेगा उसके इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं करूंगा तो वो सबूतों के साथ हेराफेरी कर सकता है, उसको डिसअपियर कर सकता है, टैंपरिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। तो अगर ये 3-4 कंडीशन जो भी यहाँ पे मेंशन है अगर पुलिस ऑफिसर उसको सेटिस्फाई कर लेती है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है अंडर सेक्शन 41 में कि किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा पॉइंट है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का यहाँ पे क्या मतलब है, घोषित अपराधी, जिसको है ना बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी व्यक्ति को घोषित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर हैज पावर और हैज राइट टू अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट। दैट इज अवर थर्ड पॉइंट वेयर पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट।
तीसरा पॉइंट हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसमें पनिशमेंट कितना है, 7 ईयर, अप टू 7 ईयर है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तीसरा कंडीशन जो यहाँ पे ए में मेंशन है वो क्या है कि कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि मोर देन 10 ईयर पनिशेबल है, तो वैसे केसेस में भी पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। थर्ड, कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे केसेस में उस ऑफेंडर को विदाउट वारंट जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलता है, उसके पोजीशन में होता है, इफ any person has the possession of stolen property, in that situation police officer has right to arrest such person without warrant. That is our fourth point. And our fifth point is if someone obstruct the obstacle पैदा करता है, if someone create obstacle to the police officer he is discharging the official duty, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उस समय कोई व्यक्ति अगर उसको ऑब्स्टेकल पैदा करता है, उसको ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकता है, हर्डल क्रिएट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है डिजर्टर है, डिजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा, तो ये भगोड़ा कहाँ से है, डिजर्टर फ्रॉम दी एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति जो है डिजर्ट कर दिया है किसी भी आर्म्ड फोर्स को, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास राइट होता है कि उस व्यक्ति को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज। एंड लास्ट वाला क्या है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि कमिट किया गया है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगर वो इंडिया में कमिट होता वो एक्ट या वो ओमिशन, तो वो पनिशेबल होता, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। एंड लास्ट सिचुएशन इज एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द power of police officer when he arrests anybody without warrant, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं नो। हम लोग देखते हैं सेक्शन 41 को, एक बार आप लोग रिप्लाई कर दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। एक बार आप लोग रिप्लाई कर दो काइंडली, ठीक है। अब देखो सेक्शन 41 ए जो है बात करता है कि क्या पुलिस ऑफिसर जो है किसी को नोटिस इशू कर सकती है फॉर दी अपीयरेंस बिफोर हिमसेल्फ, क्या पुलिस ऑफिसर जो है किसी को नोटिस करके अपने समक्ष प्रेजेंट होने के लिए बोल सकती है, हाँ वो बोल सकती है अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपी, सॉरी सेक्शन 41 ए ऑफ सीआरपीसी, यानी कि सेक्शन 41 ए ऑफ सीआरपीसी ये राइट देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो इशू कर सकता है क्या, नोटिस किसी भी एक्यूज को कि टू अपीयर बिफोर हिमसेल्फ, कि मेरे समक्ष आप प्रेजेंट हो। तो ये सिचुएशन कब होता है या फिर पुलिस ऑफिसर ये नोटिस कब इशू करती है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर सेक्शन 41 में जो भी प्रोविजंस दे रखे थे कि जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट था कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 41 में, बट अगर कोई पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 41 इस राइट को यूज नहीं कर रही है, इट मीन्स कि अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 41 में किसी को अरेस्ट नहीं किया है जहां पे उसके पास राइट था, है ना, वो ऐसा कर सकता था पुलिस, बट उसने ऐसा नहीं किया है, तो उस जगह पे सेक्शन 41 ए एप्लीकेबल होता है। तो वहां पे अरेस्ट की जगह पे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करके एक नोटिस इशू कर सकती है और उसको बोल सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि आप मेरे सामने प्रेजेंट हो, ठीक है ना। सेक्शन 41 ए, अंडर सेक्शन 41 ए एक चीज और नोटेबल थिंग है यहाँ पे कि पुलिस ऑफिसर नोटिस तो इशू कर ही सकती है टू अपीयर बिफोर दी पुलिस, ठीक है ना। दूसरी बात बात में
वो कुछ कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है। एक्यूज को कुछ कंडीशन, वो जो नोटिस होगा वो कुछ कंडीशन पे बेस्ड हो सकता है, और जब तक कंडीशन वो एक्यूज जो है किसी भी पनिशेबल ऑफेंस का वो फॉलो कर रहा होता है, इट मींस कि जब तक वो ओबे कर रहा होता है कंडीशंस ऑफ नोटिस को, तब तक पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन वो डिसकंटिन्यू या ब्रीच करता है कंडीशन ऑफ नोटिस का, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41A, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे इमीडिएटली उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 41A बेसिकली यही डील करता है, ठीक है ना। ना और अंदर होते हैं, दैट इज सेक्शन 41B, है ना। सेक्शन 41B बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर व्हाइल ही इज मेकिंग अरेस्ट, ठीक है ना। ये सिंपल सा प्रोसीजर बात करता है, और इस प्रोसीजर में सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर जो कि किसी को अरेस्ट करने जा रहा है या अरेस्ट करने का सोच रही है, तो उस समय क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41B, एंड द मार्जिनल नोट ऑफ सेक्शन 41B इज प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर व्हाइल मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट पुलिस ऑफिसर मस्ट बियर अ एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम, यानी कि जो भी उसके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड है या नेम है, वो क्लियरली क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बताता है सेक्शन 41B हमारा, कि पुलिस ऑफिसर हैज टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, हाँ, कि पुलिस ऑफिसर को एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा व्हाइल ही इज मेकिंग मेकिंग अरेस्ट ऑफ समवन, जब वो किसी को अरेस्ट कर रही है तो उस समय पुलिस ऑफिसर को एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट कंडीशन इज that memorandum of arrest must be attested by the family member of the accused, one of the family member of the accused, कि अगर कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन है जिसको अरेस्ट करने गई है, उसका अगर कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल है, उससे अटेस्टेड करवाना होगा उस मेमोरेंडम में, है ना, जो कि अरेस्ट का मेमोरेंडम है। दूसरा, अगर कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी जहां पे अरेस्ट किया जा रहा है, उससे उसको अटेस्टेड करवाना होगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि वो जो है काउंटर साइन लेगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी कि जिसका अरेस्ट हो रहा है वो भी उस पर काउंटर साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 41B, and section 41B of CRPC deals with the procedure of arrest and duties of the officer while he is making arrest. Is it clear to everyone? Now, section 41C. Section 41C क्या बताता है कि कंट्रोल रूम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करेगी, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होगा और वो स्टेट लेवल पे भी होगा, ठीक है ना। और जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी पुलिस कंट्रोल रूम है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसका क्या होगा कि उस पार्टिकुलर डे पे हर दिन का कितने लोग जो है अरेस्ट हुए हैं, उनका क्या नाम है, कहाँ से अरेस्ट किया गया है, और कौन उसको अरेस्ट किया है ना, कि वो ऑफिसर का नाम जिसने उसको अरेस्ट किया है, कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि नेम ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, प्लेस फ्रॉम वेयर सच पर्सन इज अरेस्टेड, एंड द पर्सन हु जिसने अरेस्ट इसको किया है, इसका नाम जो है क्लियरली एट द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो होगा पुलिस हेडक्वार्टर में, है ना, वहां पे वो पब्लिश किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा थ्रू अ नोटिस बोर्ड, ठीक है। लास्ट क्या है, स्टेट लेवल का काम क्या है, स्टेट लेवल जो होता है वो सारे डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा होगा, ठीक है ना, रिगार्डिंग दी क्राइम, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं पार्टिकुलर डे पे, उसको कौन अरेस्ट किया है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुए हैं, ये सारा डाटा को क्लब करके वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल कराएगी कौन, पुलिस कंट्रोल रूम विच इज सिचुएटेड एट दी स्टेट लेवल, ठीक है। दैट इज और सी। तो आपसे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जा सकता है कि अंडर विच सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, 41C ऑफ सीआरपीसी।
ठीक है ना। सेक्शन 41 भी क्या बात करता है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में, कि क्या वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, अपने चॉइस के एडवोकेट से। यस, इट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 41 सब क्लाउज डी ऑफ सीआरपीसी। ये प्रावधान हमारे सेक्शन 41 सब क्लाउज डी में किया गया है कि कोई भी एक्यूज जब अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। द सेकंड सिचुएशन दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 41 डी इज कि क्या वो जो एक्यूज्ड है वो थ्रू आउट द इंट्रोगेशन अपने एडवोकेट से मिल सकता है, या उससे पहले मिलेगा या उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन क्लियरली करता है, ये क्लियर करता है कि उसके पास राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस तो अवेलेबल है, बट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं है। यानी कि जब इंट्रोगेशन चल रहा होता है एक्यूज और पुलिस के बीच में, उस समय एडवोकेट आपके साथ अवेलेबल नहीं होंगे, बट बिफोर दैट मोमेंट, यानी इंट्रोगेशन स्टार्ट होने से पहले एक्यूज के पास वो राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज डी, 41 डी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। सेक्शन 42 बात करता है कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, कि जैसे कि हमने सेक्शन 41 जो देखा, 41, 41 ए, 41 बी, 41 सी एंड 41 डी, दैट इज रिलेटेड टू दी कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस की बात कर रही है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर की राइट है, पुलिस ऑफिसर का राइट है कि वो किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। वहीं पर सेक्शन 42 जो हमारा सीआरपीसी का है वो बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, कि पुलिस ऑफिसर के पास वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कौन से सर्कमस्टांसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताता है सेक्शन 42, ये इंपावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक्यूज्ड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और ऑन डिमांड ऑफ द पुलिस ऑफिसर उसका नाम और रेसिडेंस पता करना चाहती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है या तो वो नहीं देता है, डिनाई करता है देने से, या जो इंफॉर्मेशन उसने दिया अपने नाम और अपने रेसिडेंस के बारे में वो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं वो गलत है, वो फॉल्स है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी विदाउट वारंट जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। क्लियर है? राइट कमेंट, ये चीज क्लियर है सेक्शन 42। सेक्शन 43, एक बार आप लोग कमेंट कर लो काइंडली प्लीज, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? ठीक है। Now section 43 is again important for the PT point of view, कि that is mentioned under section 43, क्या mention है कि arrest by a private person, and what procedure of arrest which done by the private person, कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना। तो इसका आंसर अफर्मेटिव सेंस में है कि यस, पुलिस ऑफिसर, यस, कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो तीन सिचुएशन है। पहला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, वो तीन सिचुएशंस ऐसे हैं कि जहां पे कोई भी जो हमारा इंडियन सिटीजन है या कोई प्राइवेट पर्सन है, आम नागरिक भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। वो सिचुएशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रेजेंस में जो अरेस्ट कर रहा है, जो तो प्राइवेट पर्सन है, अगर उसके प्रेजेंस में कोई व्यक्ति जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है। कैसा ऑफेंस? नॉन वेलेबल, द फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज कॉग्निजेबल केस है, एंड द थर्ड कंडीशन इज कि जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो कैसा व्यक्ति है, वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है। तो ऐसे केसेस में प्राइवेट पर्सन के पास भी ये राइट है कि वो खुद से उसको अरेस्ट कर सकता है, और जो भी नियर बाय अवेलेबल पुलिस ऑफिसर है इसको हैंड ओवर कर सकता है। ठीक है ना। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 43। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर दिस सेक्शन अ प्राइवेट पर्सन हैज राइट टू अरेस्ट समवन, तो द आंसर इज सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी। हम देखिए तो मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एनी प्राइवेट पर्सन, कि कोई भी प्राइवेट पर्सन है, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कौन सी भी अरेस्ट है, या तो वो खुद से अरेस्ट कर सकता है या वो अरेस्ट करवा सकता है ना। एनी पर्सन वो ही इस कर सकती है, कोई व्यक्ति जो है इस प्राइवेट पर्सन के प्रोजेक्ट में कमिट करता है ना, कमिट करता है ना। पहला कंडीशन क्या है? नॉन वेलेबल ऑफेंस। दूसरा ऑफेंस, दूसरा कंडीशन, एंड तीसरा क्या है? और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना। ये तीन सिचुएशन है कि जहां पे पुलिस
जहां पे कोई प्राइवेट पर्सन जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकता है बाय हिमसेल्फ, ठीक है ना? And without limits and being over or powers to be made over any person so arrested to a police officer in the absence of a hakim, और एक बार जब वो अरेस्ट कर लेता है तो वो विदाउट डिले, बिना देर किए हुए उस एक्यूज को, जिसको किसी ने, कोई प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, उसको पुलिस ऑफिसर को हैंडल करना अनिवार्य किया गया है सेक्शन 43 के अंतर्गत, ठीक है? और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आसपास अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, वहां पे इस व्यक्ति को एक सच पर्सन और पावर्स हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है उस समय जहां पे अरेस्ट किया गया है बाय द प्राइवेट पर्सन, तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, तो वो प्राइवेट पर्सन उस एक्यूज को उस प्राइवेट, सॉरी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, मतलब वो हैंड ओवर करेगी, ठीक है ना? और पुलिस ऑफिसर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार प्राइवेट पर्सन के द्वारा किसी को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कराया जा रहा है किसी पुलिस स्टेशन में, और ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव कि सेक्शन 41 में वो उसको अरेस्ट कर सकता है, इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको फिर से अरेस्ट करेगा, ठीक है ना? ठीक है जी, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 44 कि क्या कोई मजिस्ट्रेट जो बोलिएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो क्या वो खुद से अरेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज अगेन यस। अंडर सेक्शन 44 मजिस्ट्रेट हैज पावर टू अरेस्ट समवन, ठीक है ना? सेक्शन 41 44 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जो कि उनके जुडिक्शन में आता हो। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑल्सो, है। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। मैं किसी ऑफिसर, सॉरी, when any offense is committed in the presence of magistrate, whether executive or judicial, अगर कोई भी ऑफेंस जो है कमिट किया गया है किसी पर्सन के द्वारा इन दी प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, और यहाँ मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड हो रहा है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाँ हाँ, मजिस्ट्रेट। अगर कोई व्यक्ति जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना? Second point is, any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence, which means local protection of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to be। तो इसमें ये बात बोल रहा है कि कोई भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर उसके प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। किसी को कोई डाउट है ना? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सेक्शन 43 जो है, जो हमारा सेक्शन 43 जो है सीआरपीसी का सेक्शन 43, ये डील्स विद द अरेस्ट अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन, है ना? And section 44 deals with the arrest by whom? By the magistrate, magistrate, and magistrate जो है it includes both magistrate, executive magistrate as well as judicial magistrate. Is it clear to everyone? Now let's move further. Now section 45. Section 45 deals with the protection of the armed forces from the arrest. सेक्शन 45 जो हमारा पीआरपीसी का है वो डील ये करता है, प्रोटेक्शन की बात करती है। किसके प्रोटेक्शन की बात करती है? द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। और किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्शन 45? सेक्शन 45 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अरेस्ट से। किसको प्रोवाइड करता है? जो पर्सन बिलोंग करता है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो ऐसे सेक्शन, ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 45 एप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 45 में? सिंपली बात है
कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है ना, अगर वो आर्म्ड पर्सनल जो भी है व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का जो व्यक्ति है, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटी ही हैज कमिटेड सर्टेन क्राइम, अगर उसने कोई सर्टेन क्राइम कमिट कर दिया है व्हाइल ही इज परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, है ना, इन दैट सिचुएशन उस व्यक्ति को एग्जम्पशन है अरेस्ट से अरेस्ट किया जा सकता है, बट विद द प्रायर परमिशन और कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि बिना परमिशन के, बिना कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सेक्शन 45 का आप जब देखेंगे मार्जिनल नोट क्या बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया है किसको, जो कि बिलोंग करता है आर्म्ड फोर्सेस से, from the evidence, notwithstanding anything contained in section 41 से लेके 44, सेक्शन 41 से लेके 44 में क्या बात कर रहा था कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ऑब्लिजेबल केस में भी, नॉन ऑब्लिजेबल केस में भी, प्राइवेट पर्सन भी सेक्शन 43 में अरेस्ट कर सकती है, सेक्शन 44 में कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन सेक्शन 45 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करती है, किसकी प्रोटेक्शन की बात करती है, आर्म्ड फोर्सेस के प्रोटेक्शन की बात करती है, और किस चीज से प्रोटेक्शन करती है, फ्रॉम द अरेस्ट से, है ना, यानी अरेस्ट उसका नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा है सेक्शन जो भी प्रोविजन मेंशन है सेक्शन 41 से लेके 44 तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा पर्सन जो बिलोंग करता है आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है ना। आगे इसको देखते हैं, नो armed forces of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by the inner charge of, it is important, official duty except after obtaining the consent of the central government, यानी कि कोई भी आर्म्ड पर्सनल है वो कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है while he is performing a official duty, in that situation no one can arrest him without obtaining the consent from the central government, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति के ऐसा पर्सन जो कि आर्म्ड फोर्स से बिलोंग करता है कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्लियर है इसको। Now, the second of section 45 deals with the state government. कि state government के cases में क्या हो सकता है? Now we have to read this. The state government may by notification that the provision of subsection 1 shall apply to such category of the member of the force charged with the maintenance of public order and may be specified therein. तो सिंपल सी बात ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी कि जो प्रिविलेजेस मिला है सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 में मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को, वो प्रिविलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर से डील करती है, जो भी ऑफिशियल है या जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कौन से ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगा ये प्रोटेक्शन वाला क्लॉज, ये कौन नोटिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। क्लियर है सबको। ना सेक्शन 46, सेक्शन 46 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हो रहा है कि जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 41 बी में, है ना, सेक्शन 41 बी में हमने क्या देखा था, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर हु इज मेकिंग अरेस्ट। उसी तरीके से सेक्शन 46 जो है बात करता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर कैसे उसको अरेस्ट करेगी, क्या वो एक्चुअली फोर्स यूज कर सकती है, क्या जिसको अरेस्ट करना है उसको टच या उसको कन्फाइन कर सकती है या नहीं कर सकती है, दैट इज ऑल द थिंग्स व्हिच इज अंडर सेक्शन 46। जितनी भी बातें हमने अभी की है वो सेक्शन 46 में डील किया गया है। सेक्शन 46 में इनकाउंटर की भी बात होती है जो कि एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं है, तो सेक्शन 46 से ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इनकाउंटर के प्रोविजंस को। जैसा हम सुनते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर जो है किसी को अरेस्ट करने गई थी, उसको पकड़ने गई थी, बट वो अरेस्ट ना करके उसका इनकाउंटर कर दी, तो इनकाउंटर जो ये हमारा टर्म है वो कहीं भी एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, बट उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं अंडर सेक्शन 46 और सीआरपीसी। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो कैसे अरेस्ट करेंगे इस चीज को देखो, इन मेकिंग एन अरेस्ट
इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, इन मेकिंग, यदि करना है तो आप लोगों को, है ना, देखो, in making an arrest, the police officer or other person making the same, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी को या कोई दूसरा व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है किसी को जो कि ऑथराइज होगा किसी के द्वारा, ठीक है ना, एक्चुअली और कंफाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी कि जिसका अरेस्ट होना है पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है अंडर सेक्शन 46 कि उसको वो टच कर सकता है और उसके बॉडी को वो क्या कर सकता है, कंफाइन कर सकता है, ठीक है ना। देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय द वर्ड ऑफ एक्शन, यानी कि पुलिस ऑफिसर किसी को फोर्स करके किसी को टच करेगा या कंफाइन कब करेगा, जब पुलिस ऑफिसर के कहने पे अपना वो अरेस्ट को सबमिशन नहीं दे रहा है, यानी कि अरेस्ट मतलब वो अपने आप को सबमिट नहीं कर रहा है अरेस्ट के लिए, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास अंडर सेक्शन 46 सब क्लाउज 1 ये राइट है कि उस व्यक्ति को वो टच कर सकता है और उसकी बॉडी को वो कन्फाइन कर सकता है, ठीक है ना। जब पुलिस ऑफिसर ओरली उसको बोलता है कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आप अपने आप को सबमिट कीजिए हमारे कस्टडी में, और वो डिनाई करता है या रेसिस्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है उसके बॉडी को टच करने का और सॉरी हाँ उसको टच करने का और उसके बॉडी को कन्फाइन करने का, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन भी है, यहाँ पे क्या बात करता है कि प्रोवाइडेड है वेयर वुमेन इज वुमेन इज बी अरेस्टेड, कि जहाँ भी महिला को अरेस्ट करने की बात हो रही है ना, तो unless circumstances indicate to the contrary, submission to the custody on a full integration of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is female, the police officer will not touch the persons of the पर्सन ऑफ द वुमेन हु मेकिंग अरेस्ट, ठीक है ना। बोल रहा है कि अगर किसी महिला को अरेस्ट करने की बात है तो पुलिस ऑफिसर जो है ऐसे सिचुएशन में किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, अनलेस की कोई कॉन्ट्ररी सिचुएशन अराइज नहीं हो गया है ना। यानी कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, कॉन्ट्ररी सिचुएशन क्या हो सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे अगर वो मेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगा तो वो कोई फर्दर क्राइम कमिट कर सकती है या फिर बहुत सीरियस कोई ऑफेंस के लिए वो एक्यूज है, तो ऐसे केसेस में इन इमरजेंसी सिचुएशन पुलिस ऑफिसर जो है खुद से अरेस्ट उसको कर सकती है। और जनरल केसेस क्या बोलता है, जनरल प्रोविजन ये बोलता है कि अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है, किसी फीमेल को अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट जो है हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा, किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 46 इफ सच पर्सन पॉसिबली रेसिस्ट, अगर कोई व्यक्ति जो है फोर्स यूज करके रेसिस्ट करता है, किस चीज को रेसिस्ट करता है, अरेस्ट को, इन अरेस्ट इवेंट भी अरेस्ट, या वो अरेस्ट से बचना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में सच पुलिस ऑफिसर और पर्सन may use all means necessary to effect the arrest, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, पुलिस ऑफिसर मस्ट यूज ऑल द मीन्स टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो यही हमारा इनकाउंटर का प्रोविजन हम लोग कह सकते हैं कि अंडर सेक्शन 46 ऑफ क्लाउज 2 में पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए वो सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिससे कि वो अरेस्ट कर ले उस व्यक्ति को, तो यहाँ पे वो जो है फोर्स भी यूज कर सकती है और फिर उसमें यहाँ पे इनकाउंटर भी हो सकता है ना, क्लियर है। Article 4.3, nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or imprisonment for life। जैसा कि हमने अभी देखा तो सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू यूज ऑल नेसेसरी मींस टू इफेक्ट द अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने के लिए वो अपनी सारी शक्तियों का यूज कर सकता है, बट अगेन सेक्शन 46 सब क्लॉज 3 उसको रिस्ट्रिक्ट करता है इस पावर को। कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस ऑफेंस के लिए किया जा रहा है, अगर वो ऑफेंस जो है डेथ सेंटेंस से पनिशेबल नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट नहीं है, हाँ पनिशेबल नहीं है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उसका डेथ कॉज नहीं कर सकता है, हाँ अदर थिंग्स कैन बी डन, है ना। और जो दूसरा ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर के पास उसको अरेस्ट करने के लिए उस चीजों को यूज करेगा, बट डेथ कॉज नहीं कर सकता। इसमें दो सिचुएशन है कि कोई भी ऑफेंस जो है पनिशेबल नहीं है डेथ सेंटेंस से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, क्लियर है सबको। सेक्शन 46 सब
सब क्लाउज 1, 2 एंड 3 एक बार काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट हो तो लिखो। लिखिए एक बार, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? एक बार लिखो प्लीज, एक बार लिख दो, है ना। लास्ट क्लाउज जो है, लास्ट क्लाउज बात करता है सेक्शन, यानी सेक्शन 46 सब क्लाउज 4 ये बात कर रहा है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। नो वुमेन, नो वुमेन, कोई भी जो महिला जो है, नो वुमेन शैल आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, किसी भी महिला को, है ना, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तब तो सही बात है, चलो मान लो बहुत बड़ा कोई आतंकवादी है, ठीक है ना, तो वो क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, हम उस समय अगर सोचेंगे मॉरलिटी और ह्यूमन राइट के लिए तब तक तो वो भाग जाएंगे, ठीक है ना। महिला है तो क्या होगा, है ना। तो ये बोल रहा है, हाँ जनरल केसेस में रूल क्या है कि किसी भी महिला को जो है आप आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर प्रिवेल कर रहा है तो उस समय ये फॉलो नहीं होगा, उसमें पुलिस ऑफिसर जो है रात को भी किसी महिला को अरेस्ट कर सकती है या सनराइज से पहले भी किसी फीमेल को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक बार बस मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, नो it is compulsory. On sunset and before sunrise, and after when there is sun, and exceptional circumstances exist. Women police officers said by making a next report obtain the prior permission of the judicial magistrate of first class, judicial magistrate of first class, within whose local jurisdiction the offence is committed or arrest is to be made. कि अगर कोई, हमारा मतलब ये बोला कि आपको एक्सेप्शनल प्रिवेंट नहीं कर रही है तो ऐसे केस में कोई भी फीमेल जो एक्यूज है उसको पुलिस ऑफिसर जो है बिफोर, सॉरी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, इफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे केस में उस महिला का अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है आफ्टर द सनसेट और बिफोर द सनराइज, बट arrest must be क्या इफेक्टेड बाय दी वुमेन पुलिस ऑफिसर। वो जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, वो भी कब, जब वो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है रिटर्न रिपोर्ट ले लेगी कहां से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। अगर फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन है कि हाँ इस महिला को अरेस्ट किया जाए, तो वही वो सिचुएशन होगा कि जहां पे वो जो महिला पुलिस ऑफिसर है किसी महिला को, किसी फीमेल को आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज अरेस्ट कर सकती है, बट द जनरल प्रोविजन इज दैट कि नो फीमेल एक्यूज कैन बी अरेस्ट आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ना, अब सेक्शन 47, सेक्शन 47 क्या बात करता है कि सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय पर्सन साउथ टू बी अरेस्टेड, यानी कि यहाँ सर्च की बात की जा रही है और सर्च किसी प्लेस की हो रहा होना है ना, यानी कि हम किसी जगह को सर्च कर सकते हैं अंडर सेक्शन 47। लेकिन वो सिचुएशन क्या है कि जहां पे जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो क्या किया है, इंटर कर लिया है। इंटर बाय अ पर्सन साउथ टू बी अरेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना था पुलिस को और वो व्यक्ति जो है किसी प्लेस पे जाके छुप गया है, तो ऐसे केस में सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को राइट देता है कि जहां उसको ऐसा लगता है, इफ पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, उसको ऐसा भरोसा है कि जिस व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना था वो व्यक्ति किसी प्लेस पे जाके छूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 47 में पुलिस ऑफिसर को राइट है कि, पुलिस ऑफिसर को राइट है कि उस व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक बार एक कमेंट आया है कि सेक्शन 46 को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है ना, तो हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से। देखो, बोल रहा है सेक्शन 46 बात ये कर रहा है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहला बात क्या है, सेक्शन 46 का जो मार्शल नोट है वो ये बोलता है अरेस्ट हाउ मेड, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन मेकिंग एन अरेस्ट
कि जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करना चाहती है या कर रही है, ठीक है ना, फिर मेकिंग एंड अरेस्ट पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी को अरेस्ट कर रहा है, तो उस समय वो एक्चुअली उसको टच कर सकता है, यानी कि जिसका अरेस्ट होना है उसको टच कर सकता है, उसको पकड़ सकता है और उसके बॉडी को कंफाइन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये काम पुलिस ऑफिसर कब करेगा? जब उसके ओरली बोलने पे, है ना, ओरली बोलने पे वो व्यक्ति जिसका अरेस्ट होना है वो उसको अपना अरेस्ट नहीं दे रहा है, यानी कि सबमिट नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द अरेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को टच भी कर सकता है और उसके बॉडी को कन्फाइन कर सकता है, यानी कि उसको पकड़ के कहीं पे रख सकता है, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रोवाइडेड एक्ट में कि अगर ये जो हम बात है प्रोवाइडेड दैट वेयर वुमेन इज टू बी अरेस्टेड, तो अगर कोई वुमेन को अरेस्ट करना है तो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करेगी, जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी सिचुएशन अराइज नहीं हो गया, यानी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है कि जहां पे कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि जहां पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट उसको नहीं करेगा, कोई मेल पुलिस ऑफिसर, तो वो भाग जाएगा या कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम कमिट कर सकती है वो, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर, कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज जो रूल क्या है कि हाँ, कि अगर कोई महिला को अरेस्ट करना है तो कोई महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। सेकंड क्लॉज ये बोल रहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, टू इफेक्ट द अरेस्ट, क्या पुलिस ऑफिसर कितना पावर यूज कर सकता है ना, कितनी शक्ति को यूज कर सकता है, तो इसमें आंसर क्या आया था कि इफ सच पर्सन पॉसिबली रेसिस्ट, अगर कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट है या विदाउट वारंट में किसी को अरेस्ट करना चाह रही है और वो क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, अपने अरेस्ट से बचने का कोशिश कर रहा है या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है भागने का, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर, सब पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन may use all means necessary to effect the arrest, तो अरेस्ट को करने के लिए जो भी जरूरत शक्तियों का होगा उस शक्ति का यूज कर सकता है, उस पावर का यूज कर सकता है। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 46 सब क्लॉज 2। और तीसरा जो होता है सेक्शन 3 का राइट क्लॉज दे, तो सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर को कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल गया है, जैसे वहां पे बोला ना कि टू इफेक्ट द अरेस्ट पुलिस ऑफिसर में यूज ऑल नेसेसरी मीन्स, कि अरेस्ट को करने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है वो सारी मीन्स को, मीन्स मतलब जो भी उसके पास ऑप्शंस है अरेस्ट करने के लिए, है ना, वो सारी पावर को यूज कर सकता है, लेकिन सब लॉ उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हाँ पुलिस ऑफिसर के पास ये अवेलेबल पावर तो है सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 में कि वो सारा पावर को यूज कर सकता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो सारा पावर को यूज तभी करेगा, है ना, कि जब कोई व्यक्ति जो है पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से, मतलब ऐसे ऑफेंस के लिए वो एक्यूज है जिसमें पनिशमेंट क्या है, डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर ये तो सिचुएशन नहीं है ना, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट तो है पुलिस ऑफिसर के पास, लेकिन वो व्यक्ति जो है एक्यूज है ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसकी पनिशमेंट जो है लेस देन डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस नहीं है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं है, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर उसका डेथ कॉज नहीं कर सकता है। हाँ, डेथ कॉज को छोड़ के, डेथ ना करके जो भी अदर पावर है पुलिस ऑफिसर के पास उसको अरेस्ट करने के लिए, वो सारी शक्तियों को यूज कर सकता है। लास्ट क्या बोल रहा था, सब क्लाउज 4 ये बोल रहा था कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे केसेस में किसी भी फीमेल को आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी सेक्शन में फोर सब क्लाउज में ये बोल रहा है कि अगर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो मान लो ऐसा मान के चल रहा है लॉ, ऐसा आपको बताने के लिए कि अगर मानते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो क्या ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसको आफ्टर द सनसेट और बिफोर द सनराइज अरेस्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है, बट कंडीशन क्या है, अरेस्ट जो किया जाएगा वो हमेशा किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, पहला चीज। और फीमेल पुलिस ऑफिसर जो उसको अरेस्ट कर रही है ही मस्ट ऑब्टेन द रिटेन परमिशन फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का परमिशन है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में ही आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूरज उगने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट
किया जा सकता है। बट द जनरल रूल इज दैट कि जहां पे कोई नॉर्मल एक्यूज्ड है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रिवेल नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में किसी भी महिला को हम लोग जो है रात को यानी कि आफ्टर सनसेट जो है अरेस्ट नहीं करेंगे और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ आर्यन? आर्यन जी, ठीक है, चलो। अब देखो हम लोग सेक्शन 47 की बात कर रहे थे, सेक्शन 47 की हम लोग अपने बात कर रहे हैं सर्च का, सर्च ऑफ प्लेस का। तो यहाँ पे सर्च ऑफ प्लेस जो प्लेस है वो ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करना चाह रही थी और वो व्यक्ति जो है किसी प्लेस में चला गया, किसी घर में छुप गया, किसी दुकान में छुप गया, किसी गाड़ी में छुप गया, है ना। तो सेक्शन 47 में पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस प्लेस का क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। यानी पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू सर्च such place where he has reason to believe that the person who is going the person to whom the police officer is going to arrest shall enter into such place। अगर ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जिसको उसको अरेस्ट करना था वो किसी प्लेस पे जाके छुप गया है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये अधिकार है सेक्शन 47 में कि वो उसको उस प्लेस को सर्च कर सकता है। ठीक है ना। तो देखो एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, बहुत लंबा सेक्शन है लेकिन इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। बट मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इफ एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, अब पुलिस ऑफिसर के पास वारंट ऑफ अरेस्ट है किसी पर्सन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि एनी पर्सन अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई व्यक्ति जो है, कोई पुलिस ऑफिसर जो है एक्ट कर रहा है अंडर दी वारंट, यानी कि के पास क्या है, अरेस्ट वारंट है किसी व्यक्ति के नाम का, ठीक है ना। और या कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास ये अधिकार है, अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। वो सिचुएशन है और वही दोनों व्यक्ति यानी कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसके पास की वारंट है किसी को अरेस्ट करने के लिए, और कोई दूसरा सिचुएशन क्या है, कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, और ये दोनों ऑफिसर जो है उनका रीजन टू बिलीव, यानी कि उनको ऐसा लगता है, रीजन टू बिलीव है बी अरेस्टेड, कि उन दोनों को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना था, द पर्सन टू बी अरेस्टेड enters into or within any place two persons standing in bearing in charge of such place shall on demand of such person acting as therefore free ingress thereto। बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अंडर दी वारंट काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास अथॉरिटी है इसको अरेस्ट करने का, और उसको ऐसा लगता है कि जिसको अरेस्ट करना था वो किसी प्लेस में घुस गया है, यानी किसी प्लेस में इंटर कर गया है जहां कोई लोग रहते हैं, है ना। ऐसा कोई घर में घुस गया है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर है ना, वहां का जो भी इंचार्ज होगा उस प्लेस का, जैसे मान लो एक घर है मेरा, अब मेरे घर में कोई घुस जाएगा, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं इस बिल्डिंग में ये अक्यूज जो है घुस गया है, जाके छुप गया है, पुलिस ऑफिसर हमसे डिमांड करेगा, किस चीज की डिमांड करेगा, फ्री इनग्रेस के लिए, कि आप उसको है ना वो प्रॉपर फैसिलिटी दे जिससे कि पुलिस ऑफिसर यहाँ की जगह को सर्च कर पाए, है ना। तो पुलिस ऑफिसर अगर डिमांड करता है फ्री इनग्रेस टू सर्च सर्टेन प्लेस, इन दैट सिचुएशन जो इंचार्ज ऑफ द प्लेस होगा, यानी कि जो उस बिल्डिंग का इंचार्ज है या जिसका घर है या ओनर है ना, तो वो उसको क्या करेगा, फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करेगा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को फ्री इनग्रेस प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या सिचुएशन होगा, मान लो कि हम पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि 2800 के कोचिंग में एक एक्यूज जो है जाके बैठ गया है, ठीक है ना। तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है इस प्लेस को सर्च करने का अंडर सेक्शन 47 सब क्लाउज 1। ये बात तो क्लियर हो गया कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, वो जब डिमांड करेगा फ्री इंग्रेस तो हमको उसको फ्री इंग्रेस देना होगा। लेकिन सपोज करो ऐसा सिचुएशन कि जहां पे ऑन द डिमांड ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू फ्री इंग्रेस, वो डिमांड करता है फ्री इंग्रेस लेकिन हम उसको डिनाई करते हैं, हम उसको ऑब्स्टेकल करते हैं कि नहीं नहीं हम आपको घुसने नहीं देंगे अपने घर में। तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू ब्रेक आउट द विंडो डोर, वो है ना
वो सारा पॉसिबल मीन्स को यूज करके उस जगह पे घुस जाएगा और इसमें वो आपके विंडो को, आपके दरवाजे को वो तोड़ नहीं सकता। दैट इज मीन्स ठीक है ना, इसको देख सकते हैं कि नॉट रोकते हैं। अगर जहां पे वो व्यक्ति को ऐसा रीजन टू बिलीव है पुलिस ऑफिसर का कि नहीं, वहां पे वो जाके घुस के बैठ गया है और फ्री रिग्रेस डिमांड करने के भी ना, उसको वो फ्री रिग्रेस क्या कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सब सेक्शन 1। यानी कि सेक्शन 47 सब क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर के पास राइट था कि वो फ्री इंग्रेस डिमांड कर सकता है सर्च करने के लिए किसी भी प्लेस का जहां पे लगता है कि कोई एक्यूज जो वहां जाके छुप गया है और रिजल्ट उसको अचीव नहीं हुआ है, ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, इस लॉफुल होगा, वैध होगा, लॉफुल होगा इन एनी केस फॉर अ person acting under the warrant in such case which a warrant may issue but cannot be obtained without appointing a person to be arrested on the possibility to escape for a police officer to enter such place and search there and in order to effect the entrance into place to break, देखो यहाँ पे क्या है, break open any outer or inner door or window any house or place present that of the person to be arrested or other person, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार बोल रहा है कि जहां पे अगर ऑन द डिमांड ऑफ द पुलिस ऑफिसर फ्री इंग्रेस उसको नहीं मिलता है, ऑब्टेन नहीं होता है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उस घर का या उस प्लेस का जहां पे कोई व्यक्ति जाके छुप गया है उस जगह के विंडो को, डोर को वो तोड़ के फ्री इंग्रेस ले लेगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, एनी पर्सन सॉरी एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट may break open or any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who has lawfully entered for the purpose of making arrest is detained therein। अगर मान लो कि पुलिस ऑफिसर किसी प्लेस को सर्च करने के लिए किसी प्लेस के अंदर चला गया, मतलब उस जगह के अंदर चला गया और वहां पे कोई उसको पकड़ के रख लिया, तो पुलिस ऑफिसर को ही बंधक बना लिया, तो ऐसे केस में सेक्शन 47 सब क्लॉज 3 ये पुलिस ऑफिसर को अधिकार देता है कि अपने आप को वहां से बाहर के लिए वो हर पॉसिबल फोर्स को यूज कर सकता है, यानी कि वो कोई भी विंडो को, दरवाजे को, खिड़की को वो तोड़ के वहां से निकलने का कोशिश कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है अंडर सेक्शन 47। तो अंडर सेक्शन 47 में छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि पुलिस ऑफिसर के पास राइट टू सर्च है ना, कि वो किसी भी जगह को सर्च कर सकता है कि जहां पे उसको रीजन टू बिलीव है कि जिसको वो अरेस्ट करना चाहती है वो उस जगह पे घुस गया है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उस जगह को सर्च कर सकती है बाय मेकिंग ए डिमांड टू फ्री इंग्रेस। वो डिमांड कर सकता है उस प्लेस के इंचार्ज, जो भी उस प्लेस का इंचार्ज है, उस व्यक्ति से कि आप हमको फ्री इंग्रेस दीजिए अंडर सब क्लाउज सेक्शन 47 सब क्लाउज 1 के अंडर। सेक्शन 47 सब क्लाउज 2 ये बात करता है कि अगर उसको फ्री इंग्रेस जो है ऑब्टेन नहीं होता है ना, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर वहां के दरवाजे को या जो भी लॉफुल है ना, यानी कि जो भी उस अरेस्ट पे अफेक्ट करने के लिए जो भी वो यूज करना चाहता है, यानी कि दरवाजा तोड़ना चाहता है, खिड़की तोड़ना चाहता है, आउटर खिड़की या अंदर का खिड़की जो भी डोर है ना, ठीक है ना, उसको तोड़ सकता है। और सेक्शन 47 सब क्लॉज 3 ये सिंपली बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए गया था और उसको किसी प्लेस पे डिटेन कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर अपने आप को लिबरेट करने के लिए, यानी अपने आप को छुड़वाने के लिए, उस जगह से बचने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है कोई भी विंडो, दरवाजा एंड ऑल को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है ना। एक बार हम लोग पहला क्विक समअप खाली कर लेते हैं क्लास का। ऑलरेडी क्लास 1 आवर से ऊपर चला गया है, थोड़ा सा हम 5 मिनट आपको टाइम और लेंगे सो दैट कि हम इस टॉपिक को खत्म कर पाए एटलीस्ट 50 तक। ठीक है ना। पहला क्या था हमारा सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी which deals with the power of police officer to arrest someone without warrant। कि पुलिस ऑफिसर ऐसे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि जहां पे किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41। उसमें 7-8 ग्राउंड है, इसको आपको रिवाइज कर लेना अच्छे से।
सेक्शन 41 ए क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर कब किसी को नोटिस ऑफ अपीयरेंस इशू कर सकती है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अरेस्ट। वो अरेस्ट ना करके किसी को नोटिस इशू करती है कि आप मेरे समक्ष जो है प्रेजेंट हो। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 41 ए। सेक्शन 41 बी बात करती है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु इज मेकिंग अरेस्ट, कि हाँ कि अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा, और जो पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसकी क्या ड्यूटी है। उसमें हमने दो चीज देखा था कि एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, उसके पास बैच होना चाहिए जो कि इजिली फैसिलिटेट करे उसके आइडेंटिफिकेशन को। दूसरा था कि पुलिस ऑफिसर जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, जो कि अरेस्टेड करवाया जाएगा किसके द्वारा, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका कोई रिलेटिव है ना, फैमिली मेंबर के द्वारा। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है उस लोकेलिटी में जहां पे अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा क्या था कि काउंटर साइन भी लेना होगा कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसको अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे उसकी काउंटर साइन भी अचीव करेगी, लेगी, है ना। सेक्शन 41 सी में हमने क्या देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एस्टैब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा और स्टेट लेवल पे भी होगा। इसका काम क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डे पे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है और कहाँ अरेस्ट किया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है पुलिस कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसके नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा। दैट इज अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज सी। डी क्या बात करता है, सेक्शन 41 डी ये बात करता है कि जो एक्यूज्ड है उसके राइट की बात करती है 41 डी, कि एक्यूज के पास ये राइट है आफ्टर द अरेस्ट कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है, डिस्कस कर सकता है, एडवाइस ले सकता है। लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि थ्रू आउट भी इंट्रोगेशन नहीं हो सकता है ना, यानी इंट्रोगेशन से पहले वो मिल सकता है अपने चॉइस के एडवोकेट से। 42 हमने क्या देखा था, सेक्शन 42 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर को, जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ये पुलिस चैप्टर 5 जो सीआरपीसी का है वो डील करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन से। तो सेक्शन 41 में जो भी प्रोविजन मेंशन है वो फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, और सेक्शन 42 जो है फॉर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है। सेक्शन 43 हमने क्या देखा कि अरेस्ट जो है किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। वो तीन सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है कि अगर उस प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल सॉरी सॉरी कोई भी नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, या कोई व्यक्ति जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो ऐसे केस में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो है धारा 43 के अंदर उसको अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 43 के अंदर अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 में हमने सिंपली ये देखा कि कोई भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी, अगर उसके जुडिक्शन में और उसके प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो जो मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, वो खुद से अरेस्ट कर सकते हैं या वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 45 सिंपली बात करता है प्रोटेक्शन की बात करता है, किसके प्रोटेक्शन की बात करता है, जो बिलोंग करता है आर्म्ड फोर्सेस से। और किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्शन 45, अरेस्ट से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग कर रहा है और उसको और वो कोई क्राइम कमिट कर दिया है जब वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, while he is doing official duty, in that situation पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा, तभी उसको अरेस्ट कर सकता है। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 45। सेक्शन 46 ये बात करता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, हाउ अरेस्ट मेड। तो इसमें सिंपल सी बात होता है सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 में कि पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करने जा रही होती है या करना चाह रही होती है, तो पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार है कि अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए, अरेस्ट को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को वो टच कर सकती है एक्चुअली, या उसके बॉडी को कन्फाइन कर सकती है। सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर किसी अरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो सारे मीन्स को यूज कर सकती है। सेक्शन 46 का क्लॉज 3 ये बात करता है कि अगर कोई एक्यूज्ड है
जो कि ऐसे ऑफेंस के लिए एक्यूज है जिसमें कि डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर उसका डेथ कॉज नहीं कर सकती है भाई मेकिंग दी अरेस्ट। जब वो अरेस्ट करने के लिए वो सारा पावर यूज नहीं कर सकता, सब कुछ यूज कर सकती है बट वो डेथ कॉज नहीं कर सकती है। एंड सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी महिला को, फीमेल को आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। जनरल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस ऑफिसर, बट अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रिवेल करता है तो ऐसे केस में विद द परमिशन फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पुलिस ऑफिसर कैन डू सो। तो हम पुलिस ऑफिसर ऐसा काम कर सकती है, यानी कि आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज भी अरेस्ट कर सकती है। दैट इज अंडर सेक्शन, कहां पे था ये, सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 में। सेक्शन 46, सेक्शन 47 क्या था, सर्च ऑफ प्लेस वेयर अ पर्सन इंटर्स आउट टू बी अरेस्टेड, यानी कि ऐसा जगह को सर्च करने की बात हो रही है जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति घुस गया है जिसको पुलिस को अरेस्ट करना था। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो है उस प्लेस का जो भी कोई इंचार्ज है, जिसके जिसके कस्टडी में वो प्लेस है जहां पे कोई आदमी घुस गया है, इंटर कर गया है, तो वहां पे वो डिमांड कर सकता है क्या चीज के लिए, फ्री इंग्रेस के लिए, कि हमको घुसने का परमिशन दो, हमको सर्च करने का परमिशन दो। सेक्शन 47 सब क्लाउज 2 ये बोलता है कि अगर सेक्शन 47 सब क्लाउज 1 में पुलिस ऑफिसर को फ्री इंग्रेस नहीं ऑब्टेन हुआ, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर जो है उस प्लेस को सर्च करने के लिए उसके इनर विंडो या आउटर विंडो को तोड़ सकती है, या डोर या दरवाजे को वो तोड़ सकती है। ठीक है। सेक्शन 47 सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए या किसी प्लेस को सर्च करने के लिए किसी प्लेस पे एंट्री जाती है और वहां पे उसको क्या किया है, डिटेन कर लिया गया है, तो पुलिस ऑफिसर अपने आप को लिबरेट करने के लिए, लिबरेट का मतलब यहाँ पे क्या है, अपने आप को वहां से बाहर निकालने के लिए वो सारा हम पॉसिबल मीन्स को यूज कर सकती है अपने आप को वहां से बाहर निकालने के लिए, यानी कि फोर्स यूज कर सकती है, दरवाजा तोड़ सकती है। ये सारा सिचुएशन है। एंड सेक्शन 48 जो है, यहाँ तो हम निकल गया था। सेक्शन 48 में वो बहुत छोटा सा सेक्शन है, 48 एंड 49 एंड 50, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है। ठीक है। सेक्शन 48 क्या होता है, परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब होता है पीछा करना। यहाँ पर जो सेक्शन 8, जो हमारा सेक्शन 48 है, उसका मतलब क्या है, परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब होता है टू फॉलो समवन, टू फॉलो समवन, किसी का पीछा करना। तो देखो हमारे में क्या है, परफ्यूम ऑफ ऑफेंस है इनटू अदर जुडिशियल। ठीक है ना, अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर के पास मेरे नाम का अरेस्ट वारंट है, ठीक है ना, और अगर हम जो है, मान लो कोई रांची के पुलिस ऑफिसर है ना, तो उनका जुडिक्शन क्या है, रांची डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम रांची डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाए, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास मेरे नाम का अरेस्ट वारंट है, वो क्या मेरा पीछा कर सकता है अदर जुडिक्शन में? तो आंसर क्या होगा, यस दैट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 48 ऑफ सीआरपीसी। इसको देख लो, आप पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग, कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट any person who is authorized to arrest इंडिया में कहीं भी हम जाके छुप जाए, पुलिस ऑफिसर मेरा पीछा करके वहां जाके हमको अरेस्ट कर सकता है। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 डील्स विद द नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो अननेसेसरी उसको जकड़ना नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं पैदा करना है। जितना रिक्वायर्ड है, कि नहीं, जिस अगर मान लो हमको वो हैंड कफिंग कर देता है, इसके बाद हम नहीं भाग पाएंगे, है ना, तो जितना रिक्वायर्ड है उतने हम भाग ना पाए उतना ही रिस्ट्रिक्शन डालना है ना। जबरदस्ती का ऐसा नहीं करना है कि हम बेरी, जो नहीं बोलते आतंकवादियों के लिए मूवीज में दिखाता है कि एकदम पूरा बेड़ी में जकड़ा दिया है उसको, है ना। तो अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है किसी व्यक्ति को, उतना ही रिस्ट्रेन करना है जितना कि रिक्वायर्ड है कि वो भागे नहीं वहां पे, है ना। The merchant restrictions are not subjected to more extent than it is necessary to prevent his escape। उतना ही रेस्ट्रिक्शन लगाना है, उतना ही हमको भागने का कोशिश करना है जिससे कि हम भाग ना पाए। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 49। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है चलते चलते। ठीक है, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है, तो सेक्शन 49। सेक्शन 50 क्या बता रहा है,
एक तरह से है ना, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये एक्यूज की राइट की बात करती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस व्यक्ति के पास ये राइट है। किस चीज का राइट है? ग्राउंड जान रहा है किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया गया है, और क्या जिस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया गया है क्या मेरे पास राइट टू बेल है या नहीं है। तो जब यहाँ पे देखो राइट किसका है? एक्यूज का। बट ड्यूटी किसका है? पुलिस ऑफिसर का। कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जिसको वो अरेस्ट किया कर रहा है या कर लिया है, उसको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए, और उसको ये भी बताए कि इस ग्राउंड पे क्या वो बेल क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है ना? एवरी पुलिस ऑफिसर और कोई पर्सन, एवरी पर्सन विदाउट वारंट, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही है, ठीक है, सेल्फ communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested and the ground for such arrest। तो उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि फुल पार्टिकुलर ऑफ द अरेस्ट, है ना, यानी कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, कौन कौन से धारा में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो उसको बताएगा। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है कि जहां पे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज है, यानी कि क्या है, नॉन बेलेबल के लिए एक्यूज है मतलब बेलेबल के लिए है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको बताना कि तुमको अरेस्ट को हमने मतलब हमने कर लिया है, बट आपके पास राइट टू बेल जो है अवेलेबल है। ये ड्यूटी किसकी है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है अंडर सेक्शन 50, अंडर सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताए, और साथ में राइट टू बेल अवेलेबल है या नहीं है वो उसको बताए, कम्युनिकेट करे। ठीक है ना? नाउ सेक्शन 50A, सेक्शन 50A, आप लोग दूर तो नहीं हो रहे हैं, हम थोड़ा सा तो कंटिन्यू कर सकते हैं 5 मिनट और। आप लोग कमेंट करो तो हम कंटिन्यू करेंगे। 5-10 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं, काइंडली कमेंट, या छोड़ दे कि सर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ है। सत्यम यस सर, दिव्या यस सर, ठीक है। और बाकी लोग, 3 लोग और हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 50A क्या बात करता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन विल अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू नॉमिनेटेड पर्सन। वहां पे जब हम लोग सेक्शन 50 जब हम लोग, सर आज के लिए बस है, ओके, बस 5 मिनट और, है ना, 2 मिनट और, ठीक है। सेक्शन 50A क्या बात कर रहा है? देखो सेक्शन 50 क्या बात कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि जिस भी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर रही है उसको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दो, और उसको ये बता दो कि भाई आप बेल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, यानी कि आपको जिस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है वो ग्राउंड अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है, ये चीज पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको बता दें, है ना? क्लियर है सेक्शन 50 में? सेक्शन 50 ये क्या बताता है? ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अगेन ये ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर है कि आफ्टर द अरेस्ट, है ना, पुलिस ऑफिसर जो है ऐसे व्यक्ति को बताएगा कि हाँ भाई फलना आदमी जो है अरेस्ट कर लिया, मतलब हम उसको अरेस्ट कर लिए हैं। तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जो अरेस्टेड पर्सन है वही, जिसको वो नॉमिनेट कर रहा है। यानी कि मान लो कि हम अरेस्ट हो रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर हमसे पूछेगा, ठीक है आपको तो अरेस्ट कर लिया, तुम बताओ हमको कि हम तुम्हारे अरेस्ट के बारे में किसको बता दें। तो हम जिसका नाम देंगे, हम जिसको नॉमिनेट करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि मेरे नॉमिनेटेड नेम पे जिसको हम नॉमिनेट किए हैं उसको मेरे अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देगी। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 50A। लास्ट में बस पढ़ दे रहा हूं। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड, अगर सीआरपीसी के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रही है, give the information regarding such arrest and place where the arrest for sorry where the to any of his friend, relative or such other person and may be disclosed or communicated by the arrested person for the purpose of giving such information। अगर सीआरपीसी के अंदर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है
तो पुलिस ऑफिसर जो है, जिसको वो एक्यूज नॉमिनेट करेगा, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन है। जरूरी नहीं कि फ्रेंड रिलेटिव हो, कोई और अदर पर्सन भी है, कोई एम्प्लॉयर है उसका, तो अगर उसका नाम नॉमिनेट करता है तो पुलिस ऑफिसर का ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि उसके अरेस्ट के बारे में उसको बता दिया जाए। ठीक है। दूसरा क्या है, द पुलिस ऑफिसर कैन इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सेक्शन 1 एज सून एज ही इज बराबर टू द स्टेशन, कि जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आती है पुलिस ऑफिसर, तो उसको इमिडिएटली ये बात बता देना है कि तुम बताओ, उससे पूछना है कि मैं आपके अरेस्ट के बारे में किसको इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 2। फिर क्या बोलते हैं, एन एंट्री ऑफ द अरेस्ट हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड फॉर द अरेस्ट। और जो पुलिस स्टेशन में डायरी अवेलेबल होता है या जो भी फॉर्मेट होता है, हर स्टेट में डिफर करेगा, अलग अलग होगा। ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है। पहला क्या है कि भाई जब उसको अरेस्ट करता है तो उससे वो नाम पूछेगा कि बताओ हम ये चीज किसको बता दें तुम्हारे अरेस्ट के बारे में, पहला क्लाउज में। दूसरा क्लाउज में क्या बोला कि जैसे ही पुलिस स्टेशन लेके आता है एक्यूज को, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको बता दें कि तुम्हारे पास ये राइट है, तुम एक नाम दे सकते हो जिसको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तीसरा क्लाउज में क्या बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर है ना, ये रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा अपने रजिस्टर में कि वो किसको बताया है ना। यानी कि अगर जैसे हमने बोला कि ठीक है मेरे पापा को बता दो, तो मेरे पापा का नाम वो अपने रजिस्टर में इंटर करेगा कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने ये चीज बता दिया, इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट मैंने दे दिया है। तो वो क्या है, इट कैन बी ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrest person is produced to satisfy himself that the हाँ requirement of who eventually has been complied and देखिए क्या ना, इस तरह से मजिस्ट्रेट बिफोर है। अब क्या बोल रहा है कि जब उस अरेस्टेड पर्सन को अगले दिन 24 घंटा के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है ये सेटिस्फाई करेगा, वो मतलब जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा कि जो भी प्रोविजन था सेक्शन 50A सब क्लॉज 1 और 2 में और 3 में वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट किसी नॉमिनेटेड पर्सन को दिया है या नहीं दिया है, और दिया है तो क्या उसने रजिस्टर में उसको एंट्री किया है कि नहीं किया है, ये चीज कौन सेटिस्फाई करेगा, ये वही मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेगा अंडर सेक्शन 50A सब क्लॉज 4। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल देखो एक चीज थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि 51 आ गए, 52 53 54 यानी कि 60 तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद जो है ना समन का प्रोविजन शुरू होता है। ठीक है ना, समन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो है ना, सॉरी समन है ना, प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 है और ये इंपॉर्टेंट है। हम कल की क्लास में कोशिश ये करेंगे कि सेक्शन 80 तक हम लोग चले जाएंगे, 60 यानी कि 20 सेक्शन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। क्लास एंड कर दें, चलो थैंक यू।